प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, रानी लीलावती की अनोखी प्रतिज्ञा 5 भाग हमने सुन लिए। आज छठे भाग के अंदर पूर्णमासी की रात आ चुकी है। राजकुमारी लीलावती की अनुमति से राज दरबार का आयोजन किया गया। सुविशाल मंडप सजाया गया। रानी लीलावती के सामने ही भद्रासन के ऊपर महाराज विक्रमादित्य सुखासन से बैठे हुए हैं। सारी सभा खचाखच भरी हुई है देखने के लिए कि कौन नवयुवक आज फिर से आया है राजकुमारी लीलावती से विवाह की अभिलाषा लेकर। और क्या सचमुच में यह नवयुवक सफल हो जाएगा? क्या 4 बार आज पूरी रात में लीलावती अपना मौन व्रत तोड़ देगी? ऐसी क्या बात करेगा यह युवक जो राजकुमारी लीलावती को बोलने के लिए बाध्य होना पड़ेगा? सभी के मन के अंदर एक आकांक्षा थी, उत्कंठा थी, लालसा थी कि आज क्या होगा। कहीं यह नवयुवक भी आज तक जितने नवयुवक, जितने राजा महाराजा आए उनकी तरह हमेशा हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए कहीं कारावास के अंदर तो नहीं डाल दिया जाएगा। तरह तरह के मन के अंदर ऊहापोह और विचार सभासदों के मन मस्तिष्क के अंदर कौंध रहे थे। एक तरफ राजकुमारी लीलावती की सहेलियां, दासियां, परिवार के सदस्यगण सभी बैठे हुए थे। पुष्पदान सजाया गया था जिसमें तरह तरह के पुष्पों की खुशबू वातावरण को मादक बना रही थी। एक सोने के चौकी के ऊपर, बाजोट के ऊपर रत्न जटित दीपक रखा हुआ था। मंद मंद उसकी लौ टिमटिमा रही थी। सारा वातावरण स्वर्णिम सा हो गया था उस रत्न जटित दीपक की वजह से। दीपक की लौ में जो रत्नों की चमक थी अद्वितीय थी। जगह जगह पर इसी तरह से मशाल वगैरह लगा दिए गए थे। भरपूर प्रकाश था। ऊपर से पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी शीतल छाया को, शीतल चांदनी को सभी के ऊपर आच्छादित कर रहा था। नजदीकी एक बहुत बड़ा नगाड़ा जिसके ऊपर की बजाने के लिए एक परिचारिका, सेविका खड़ी थी, वो उद्घोषणा कर रही थी कि आज एक अपरिचित युवक राजकुमारी लीलावती से शर्तों के अनुसार विवाह करने की इच्छा से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं और वे अपनी प्रज्ञा से, अपनी बुद्धिमत्ता से 4 बार राजकुमारी लीलावती को बोलने के लिए विवश करेंगे, उद्यत करेंगे। यदि युवक प्रतिज्ञा के अनुसार बोलने में सफल हो गए, राजकुमारी लीलावती को बुलवाने में समर्थ हो गए, सक्षम हो गए, तो सदा सदा के लिए राजकुमारी लीलावती इनके साथ पाणी ग्रहण संस्कार कर इनकी रानी, पटरानी बन जाएगी। पर यह नवयुवक, यह राजकुमार, यह श्रेष्ठी जो भी है, क्योंकि हम इसे नहीं जानते, मैं चाहती हूं कि ये अपना परिचय संक्षिप्त में हम सभी को दे और
यह प्रतियोगिता हम शुरू करें। क्या दोनों को यह शर्त मंजूर है? दोनों पक्षों को, अर्थात राजकुमारी को और महाराज विक्रमादित्य को। राजकुमारी ने कहा कि मैं अपनी शर्त के ऊपर हमेशा के लिए कायम हूं, और मेरी शर्त क्या है? आगंतुक नवयुवक भली भांति जानते हैं, उन्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं। यदि वे शर्तानुसार जीत जाते हैं तो मैं सचमुच में हमेशा हमेशा के लिए अपने राजपाट के साथ उनकी दासी बन जाऊंगी, सेविका बन जाऊंगी, उनकी अर्धांगिनी बन जाऊंगी। ये मेरा अहोभाग्य रहेगा। पर यदि शर्त हार गए तो उनका भी वही अंजाम होगा जो आज तक आए हुए राजकुमारों और राजाओं का हुआ है। उन्हें आजन्म कारावास के अंदर बंद कर दिया जाएगा। मैं चाहूंगी कि अब प्रतियोगिता शुरू करने से पूर्व आगंतुक अपना परिचय दे। महाराज विक्रमादित्य ने धीर वीर और गंभीर वाणी से कहा, शर्त के अनुसार मैं समझता हूं कि मुझे अपना परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर आज की ये जो प्रतियोगिता है यही मेरा परिचय होगी, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। धीर गंभीर वाणी को सुनकर राजकुमारी लीलावती उसके सौंदर्य को देखकर, उसकी विचक्षणता को देखकर, उसकी बुद्धिमत्ता को देखकर मन ही मन सोचने लगी, काश सचमुच में यह प्रतियोगिता आज यह आगंतुक जीत जाए। मेरा अहोभाग्य होगा कि मैं इसकी अर्धांगिनी बनूं। कितना सुंदर है, कितना विचक्षण है, बात के अंदर भी कितना ठहराव है, वाणी के अंदर भी कितना माधुर्य है। राजा विक्रमादित्य आगे कहते हैं, आज की यह प्रतियोगिता सचमुच में अविस्मरणीय रहेगी, इतना भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं। व्यर्थ समय नहीं गंवाकर हम यदि प्रतियोगिता शुरू करें तो मैं समझता हूं अत्यधिक अच्छा रहेगा। मन ही मन विक्रमादित्य सोच रहे, रात बहुत बड़ी होती है और पूरी रात में बिना किसी से बात किए उस रात को काटना, समय को काटना अत्यंत दुभर होता है, अत्यंत मुश्किल होता है। अतः उन्होंने प्रकट रूप में कहा कि राजकुमारी मौन व्रत धारण किए हुए है और पूरी रात में समय व्यतीत करना इतना आसान नहीं है। राजकुमारी बोलेगी नहीं तो उनकी दासियां और उनकी सहेलियां भी नहीं बोलेगी, यह तो जग जाहिर है। ऐसे में मैं अकेला किससे बात करूंगा? मन ही मन उन्होंने वेताल को आह्वान किया। वेताल राजा विक्रमादित्य की छाया की तरह उनका अनुसरण करता था। हाजिर हुआ और सिर्फ राजा विक्रमादित्य सुन सके ऐसी वाणी में वो बोला, सेवक हाजिर है, महाराज हुक्म कीजिए, आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि सामने जो रत्नजटित दीपक है उस दीपक के अंदर तुम प्रवेश कर जाओ और मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा, उन कहानी का जवाब तुम्हें देना है। जो आज्ञा। ऐसा कहकर दीपक के अंदर वेताल चले गए। प्रकट में उन्होंने कहा कि राजकुमारी तो बोलेगी नहीं तो दासियां और सहेलियां भी नहीं बोलेगी, अतः मैं चाहता हूं कि पूरी रात मैं कैसे व्यतीत करूं। अतः यह जो रत्न जटित दीपक है मैं उसे विनम्रता से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो भी मैं बोलूं, जो भी मैं कहानी सुनाऊं या जो भी मैं वार्ता करूं, उसके प्रत्युत्तर में यह दीपक मेरे से बात करेगा। राजकुमारी लीलावती सोचने लगी, जरूरी नहीं है
बुद्धिमत्ता के साथ साथ, रूप और सौंदर्य के साथ साथ मनुष्य की विचारधारा और मनुष्य सही सलामती हो, मुझे तो लगता है कोई विक्षिप्त है, पागल है। भला ये निर्जीव दीपक इससे कैसे बात करेगा? राजकुमारी लीलावती ही नहीं, संपूर्ण सभा यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गई। भला निर्जीव दीपक से कैसे बात कर रहा है ये व्यक्ति, और कैसे संभव है? पर राजा विक्रमादित्य जानते थे, समझते थे। उन्होंने उनकी उपेक्षा की और रत्न जटित दीपक को संबोधित करते हुए कहने लगे, हे दीपक, हे रजनी के यात्रिक, रात को अंधेरे को भी उजाले में परिवर्तित करने की क्षमता रखने वाले, हे दीपक, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं और निवेदन करता हूं, क्या रात्रि के प्रथम प्रहर में मैं जो कुछ तुमसे बात करूंगा उसके प्रत्युत्तर में तुम कुछ ना कुछ मुझे जवाब दोगे या नहीं दोगे? दीपक की लो टिमटिमाती है और दीपक से मनुष्य वाणी के अंदर आवाज आती है। हे महापुरुष, जो भी हो आप, पहली बार मुझे किसी ने इस तरह से सम्मान दिया है, सत्कार दिया है, मेरा आदर किया है। मैं रात भर अपनी लो को जलाते हुए अंधेरे में भी प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता हूं सूर्य की अनुपस्थिति में, पर मेरी कद्र किसी को नहीं रही। तुम पहले व्यक्ति हो संसार के जिसने कि मुझे इतना आदर के साथ में आह्वाहित किया, पुकारा। अवश्य मैं तुम्हारे प्रत्येक सवालों का जवाब भी दूंगा और मुझे खुशी होगी कि तुम मेरे से आज पूरी रात वार्तालाप करने के लिए समुद्यत हो। महाराज विक्रमादित्य ने कहा, मैं पूरी रात तो नहीं, पर एक प्रहर भी तुमने मेरा साथ दे दिया तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। महाराज विक्रमादित्य और दीपक के वार्तालाप को सुनकर समस्त सभा आश्चर्यचकित हो गई। सचमुच में यह आगंतुक आज कुछ ना कुछ अविस्मरणीय घटना घटित करके ही जाने वाला है। दासियां और सेविकाएं के साथ साथ सहेलियां भी सोचने लगी, काश आज हमारी राजकुमारी की पराजय हो जाए और यह आगंतुक जीत जाए। हमारी राजकुमारी की पराजय के अंदर भी जय है। स्त्री कितनी भी विचक्षण हो, बुद्धिमान हो, पर राज्य के संचालन करना, राज्य की धुरा का वहन करना एक पुरुष का ही काम है। युद्ध के क्षेत्र के अंदर, युद्ध के मैदान के अंदर पुरुष जैसा शौर्य महिला नहीं दिखा सकती। कोई दूसरा राजा यदि हमारे राज्य के ऊपर आक्रमण करने आ जाए, क्योंकि अभी दुश्मन बहुत हो गए हैं, राजकुमारी ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण से अभी तक सैकड़ों राजा और राजकुमारों को बंदीग्रस्त बना दिया है। तो कोई भी आकर यदि हमारे राज्य के ऊपर चढ़ाई कर बैठा, राज्य तो जाएगा ही जाएगा, राजकुमारी को भी दासी के रूप में सेवा करनी पड़ेगी। उसे भी कारागारास में डाल दिया तो क्या होगा? इस तरह के भांति भांति के विचार उन सहेलियों के मन में भी आ रहे थे। राजकुमारी भी सोचने लगी, सचमुच में यह पुरुष अद्वितीय है। देखती हूं क्या बात करते हैं, पर मुझे बोलने के लिए यह बाध्य नहीं कर सकता। वो तो मैं जब चाहूंगी तभी बोलूंगी ना। वापस लीलावती का अहंकार बोल उठा और इसी अहंकार के बस उसने आज तक सैकड़ों राजाओं को जेल में डाल दिया था। दोस्तों, अब किस तरह से दीपक राजा के जवाब देता रहेगा? उन जवाबों को सुनकर
क्या रानी सचमुच में बीच में बोल उठेगी? वो सहन कर पाएगी? दीपक सच में अच्छे जवाब देगा या गोलमोल क्या है क्या नहीं? इधर राजा भी सोचने लगा कि मैं दीपक से क्या वार्तालाप करूं, दीपक को ऐसी कौन सी कहानी सुनाऊं जो पहेलियों से बुझी हो और दीपक उसका समीचीन उत्तर ना दे पाए, क्योंकि राजकुमारी बहुत विचक्षण है। राजकुमारी को बुलवाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ ऐसी कहानी तो गढ़नी ही पड़ेगी। अब राजा कौन सी कहानी सुनाने वाले हैं, हम कल सुनते हैं। उसका जवाब दीपक क्या देता है, और दीपक नहीं दे पाता है तो राजा से कौन वार्तालाप करेगा, सुनते हैं। अगले दिन मिलते हैं फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद।